नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्थिति दिन पर दिन यहां पर बिगड़ती जा रही है, क्योंकि कोरोना महामारी ने यहां पर अपने पैर पसार लिए हैं और उत्तराखंड में भी अपने यहां पर पैर पसारते हुए दिख रहा है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को प्रदेश में कोरोना के 654 मामले आए हैं और वहीं मौतों का आंकड़े की बात की जाए तो यहां पर 108 लोगों की मौत भी हुई है। न केवल संक्रमित बल्कि एक दिन में मौतों की भी यहां पर अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और आपको बताते चले कि अप्रैल में अब तक के आपको बता दें कि 68,205 कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं आपको बता दें कि जबकि 700 मरीजों की मौत भी अभी तक हो चुकी है। और स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार निजी और सरकारी लैब से 42,438 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 36,384 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और जबकि संक्रमण दर 14.26% रही है। देहरादून की बात करी जाए तो कोरोना सबसे ज्यादा कहर राजधानी में बरपा रहा है। जिले में 2,329 लोग यहां पर संक्रमित मिले हैं, जबकि 58 मरीजों की इस दौरान मौत भी हो गई है। सैंपल पॉजिटिव रेट यहां पर 25% रहा है। और वहीं हरिद्वार की बात की जाए तो यहां भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां 1,178 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने बढ़ते कोरोना को देखते हुए इस साल 4 धाम की यात्रा भी रद्द कर दी है। तो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार भी सतर्क हो गई है। यहां पर 4 धाम यात्रा को रद्द कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आज उत्तराखंड में 108 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं उत्तराखंड में आज जो मामले दर्ज किए गए हैं, अगर उसकी बात की जाए तो 6,054 केस यहां पर दर्ज किए गए हैं आज। और लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सरकार लगातार यहां पर लोगों को समझा भी रही है, साथ ही लोगों को यहां पर जागरूक भी किया जा रहा है और कई गाइडलाइंस भी यहां पर जारी की गई हैं। तो आपको बता दें कि कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और साथ ही टेस्टिंग भी की जा रही है लोगों की। और इस दौरान आपको बता दें कि लोगों से मास्क लगाने की यहाँ पर अपील भी की जा रही है। और साथ ही जो लोग बाहर से उत्तराखंड में एंट्री कर रहे हैं उनकी भी टेस्टिंग की जा रही है। और साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन का भी काम चल रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत ने 4 धाम यात्रा रद्द कर दी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप वाजवा जुड़ चुके हैं लाइव। संदीप, लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में आज 6,054 केस दर्ज किए गए हैं, तो क्या कुछ हालात हैं अभी उत्तराखंड के? उत्तराखंड के हालात देखा जाए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी सिटी में। और ये मेन चौराहे कहलाया जाता है, काला डोंगी चौराहा इसे कहते हैं। हालात आप देख सकते हैं कि फिलहाल लगभग आप मान सकते हैं कि 80% 85% तक लॉकडाउन का पालन पूर्ण हो रहा है। खाली जो मेडिकल की दुकानें हैं वो खुली पड़ी हैं। और आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा नहीं, इक्का दुक्का ज्यादातर वाहन इतने नहीं चल रहे हैं जैसे कि आमतौर पर चलते हैं। तो ये स्थिति थी इस वक्त मौजूदा टाइम में हल्द्वानी की ये स्थिति है। जी संदीप, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर वहां पर अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? अस्पतालों में सेम स्थिति है। अभी जो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि 1-2 दिन पहले का लोगों ने घरों में स्टॉक कर रखे थे ऑक्सीजन के सिलेंडर। जो स्टॉक होने की वजह से ये समस्या आ रही है कि अब जो अवेलेबिलिटी हमेशा हॉस्पिटल को चाहिए वो नहीं हो पा रही, क्योंकि लोगों ने अपने घरों में स्टॉक कर रखा है। लास्ट टाइम अभी हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे कई जगह छापे मारे तो वहाँ पे बहुत सारे सिलेंडर मिले। अब उनका जो है कई लोग इस्तेमाल दूसरा भी करते हैं। अब मान सकते हैं कि गैस वेल्डिंग की दुकानों पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत रहती है। बट जो समय इस वक्त चल रहा है उसमें सरकार ने कुछ चीजों को छोड़ के बाकी सब में बैन कर दिया है कि बाकी जगह ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट मतलब वहां पे नहीं चाहिए।
तो बाकी इसीलिए 2 दिन पहले सिटी मजिस्ट्रेट ने छापा मारा था और उसने ये अदा किया था कि अगर आइंदा से ऐसा भी कोई कहीं और मिलता है किसी के पास स्टॉक में तो कानूनी कार्रवाई कड़ी की जाएगी उसके ऊपर। और इसी वजह से हॉस्पिटलों में भी बहुत ज्यादा कंडीशन वैसी अच्छी नहीं कह सकते हम कि जैसी अच्छी होनी चाहिए। जी संदीप, लगातार कोरोना को लेकर यहाँ पर लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है और आंकड़े भी बढ़ रहे हैं लगातार, और अस्पतालों की जो स्थिति है वो बद से बदतर बनी हुई है। लेकिन सरकार है जो एक तरफ सरकार कह रही है कि जो अस्पताल है वहां पर ऑक्सीजन और बेड्स पूरी तरीके से उपलब्ध हैं, तो अभी की क्या कुछ स्थिति अस्पतालों की बनी हुई है? देखिए, कहीं ना कहीं जो मौके पे अगर देखा जाए, जब से अभी गवर्नमेंट ने जो नहीं किया है कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको कोविड सेंटर पे जब से इन्होंने चेंज करना चालू किया है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि कहीं कोविड के पेशेंट के लिए अभी लगभग अरेंजमेंट है। ऐसी स्थिति नहीं आई है जैसे कि दिल्ली में है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। अभी लगभग अवेलेबिलिटी हो पा रही है। संदीप, आज जैसे कि मौतों का आंकड़ा 108 पहुंचा है, तो किस तरीके से सरकार इससे निपटने के लिए प्रयास कर रही है? क्या कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर लागू की गई हैं? देखिए, इस टाइप की गाइडलाइंस आज से मान लीजिए कि अब से जो लास्ट टाइम कोरोना का काल रहा है 2019 में, 2020 में, उसमें जो सिचुएशन थी बहुत वाकई में टाइट थी। अभी आप देख सकते हैं कि नॉर्मली क्या होता था कि लास्ट टाइम जितने ये चौराहे होते थे वहां पे पुलिस का पहरा रहता था कि देखते थे कोई फालतू किसी की गतिविधि ना हो रही हो, या अगर कोई निकलता था तो पुलिस उसको रोक के कहती थी या उसका चालान करती थी। इस वजह से लोग घरों से कम निकलते थे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि उस तरीके की जो सख्ती 2020 में थी वैसी सख्ती नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं एक चीज और बता दूं कि वो सख्ती ना होने की वजह से आज जो कोरोना की जो दूसरी लहर है बहुत बूम पर है। वैसी सख्ती अगर होती तो थोड़ा इस हिसाब से जैसे कि पहले उस वक्त आ रहे थे कोरोना के केस, वो उसके अकॉर्डिंग अब ज्यादा डबल आ रहे हैं, रोजाना में बढ़ ही रहे हैं। संदीप, आपके पास कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करिए लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ। ये स्थानीय लोग हैं, मैं इनसे पूछता हूँ जो लॉकडाउन हुआ है आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अच्छा, आप टेम्पो चलाते हैं? अभी सवारियां नहीं मिल रही हैं या क्या सिचुएशन है? ये लोग नहीं चलने दे रहे हैं। तो आप ये बात देख सकते हैं कि अब ये छोटे कारोबारी, मतलब जिनको आप कह सकते हैं कि रोजाना कितने 500-700 का अपना जो हिसाब है दिहाड़ी बना के जाते हैं, अब इसके बाद इन्होंने टेम्पो की किस्त भी देनी, घर भी चलाना है। लेकिन सिचुएशन ये है कि वो जो बात है। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, आनंद शुक्ला जी, लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो आज यहाँ पर 6054 केस दर्ज किए गए हैं और मौतों के आंकड़े की अगर बात की जाए तो 108 लोगों की मौत हुई है। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे निपटा जाए इस सिचुएशन से? जी, सबसे बड़ी बात है इन लोगों का अपना प्रोटोकॉल है, जो डिस्टेंसिंग, मास्क और बार बार हाथ की धुलाई, वो तो करते रहे। इसके अलावा वैक्सीन का इंतजार करें कि वैक्सीनेशन सबको हो जाए। बाकी कोई लेकिन ज्यादा इसमें नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पहले बहुत से पैंडेमिक हुए हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा का काफी लोग मरे थे, और इसी तरीके से HIV का, उसमें भी काफी लोग मरे। लेकिन ये सब चीज को जहाँ तक प्रिवेंटेबल है वो करते रहे। बाकी इसमें कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता, क्योंकि वायरल डिजीजेज में ड्रग्स अभी इतनी ज्यादा कारगर नहीं है। केवल हम लोग HIV में सक्सेसफुल हुए हैं। आनंद शुक्ला जी, पोलियो में भी नहीं था, स्मॉल पॉक्स में भी नहीं था, और हेपेटाइटिस B में भी कोई खास नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन है। हेपेटाइटिस A में बिल्कुल ही नहीं है, केवल वैक्सीनेशन है। उसी तरीके से इसका भी वैक्सीनेशन के ही आधार पे होगा। अभी इमरजेंसी के लिए परमिशन मिला है, 3-4 साल में परफेक्ट वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा और इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। क्योंकि ये पैंडेमिक है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत तरीकों से है, जैसे वाटर, एयर और मैन टू मैन था, कल को एनिमल्स के थ्रू भी होने लगेगा, पेट्स के थ्रू होने लगेगा। तो ये सब चीजें देखनी है और प्रोग्रेस में है। हम लोगों को बस एक ही काम करना है, कैसे कम्युनिटी में प्रिवेंट करें
तथा जो पेशेंट हो चुके हैं उनको कैसे रोके, इसमें काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कवर भी किया है। जो एंटीवायरल है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। दूसरी बात जिसमें हमने देखा है कि विटामिन ए डी सीकॉट के नाम से आती है, व्हेल मछली का तेल होता है, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम मेन रिस्पायरेटरी है। लंग्स में जाके ये वायरस बैठ जाता है और लंग्स की फाइब्रोसिस होने लगती है, तथा अपर रिस्पिरेशन में अपर पार्ट ऑफ द लंग्स में काफी हार्डेंड कर देता है और हाइलिन का चेंज करके उसको जो है ट्रांसल्यूसेंट अपीयरेंस देने लगता है, जिसके लिए मैक्सिमम हाई प्रेशर में ऑक्सीजन की जरूरत है। अब ये ऑक्सीजन कमी हो गई थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने और राहुल गांधी ने काफी वर्क किया है इसमें। धीरे धीरे ये सुविधा मौजूद हो गई है हर जगह और 2-1 दिन में हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जी, ऑक्सीजन सर पहुंचाई जा रही है अस्पतालों में, धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्थिति संभलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सर एक सवाल है कि जो लोग वेंटिलेटर पे, जो कोरोना पेशेंट है वो वेंटिलेटर पर अगर जाता है तो चांसेस कम रहते, लेकिन यहाँ पर कई जो मरीज हैं वो सही हो कर भी बाहर आ रहे हैं, क्या माना जाए सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें रिस्पायरेटरी फेल्योर मैकेनिकल होता है और ये मैकेनिकल वेंटिलेटर है, तो क्योंकि उस समय पैरालिसिस हो जाती है रिस्पायरेटरी मसल्स की, तो ये मैकेनिकल वेंटिलेटर वर्क करने लगते हैं ऑटोमेटिक। क्योंकि केवल एयर देना है हमको और एयर एक्सचेंज होगा, बहुत हाई प्रेशर पे होता है, 10 गुना से 15 गुना ज्यादा ऑक्सीजन लगता है। नॉर्मली 5 से 7 लीटर पर मिनट लगता है, इसमें 60 से 70 लीटर लगता है। तो वो करीब 30% बढ़ गए। पहले 20% था वेंटिलेटर से वापस आना, अब इस समय 30% तक वेंटिलेटर से वापस आ जा रहे हैं। ठीक है सर, हमारे साथ संदीप हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ वहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? लॉकडाउन का असर कैसा देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए, मैंने पहले भी वही बात बताई है कि लगभग 80% आप मान सकते हैं, 70 से 80% कि लॉकडाउन का असर है, क्योंकि दुकानें बंद हैं, ठीक है। लेकिन जो 20 से 25% लोग हैं, लगभग आप समझ सकते हो, आपको मेरे पीछे भी कोई ऐसा माहौल नहीं नजर आ रहा है कि जिससे लगे कि लॉकडाउन कहा जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो एक चीज करी है कि किसी भी तरीके की गतिविधि, मतलब अगर मार्केट बंद की है तो उसके पीछे रीजन ये था कि लोग घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन ऐसा कहीं से कहीं तक दिखता हुआ नजर भूतल पर नहीं आता है, जो सबसे मेन चीज है। जी संदीप, उन लोगों के लिए क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं जो रोज खाने पीने वाले मजदूर कैटेगरी के लोग हैं, जो रोज अपना काम करते हैं और खाते हैं, क्योंकि इस दौरान लॉकडाउन लग गया है तो उनके लिए एक बड़ी मुसीबत है? अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से उनके मतलब ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि उनको कोई फ्री में, जैसे लास्ट ईयर था कि गवर्नमेंट फ्री में राशन भी बांट रही थी, किटें बांट रही थी, जिससे कि लोगों तक घर तक राशन पहुंच सके। पर अभी इस समय में फिलहाल कोई भी ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था है कि छोटे छोटे कारोबारियों के लिए कुछ सोचा जाए। क्योंकि देखिए, मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो जैसे ये हल्द्वानी सिटी है, यहाँ रुद्रपुर सिटी हो गई या नैनीताल सिटी होगी, इसमें जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन से जो घरों को ऑर्डर कर रहे हैं जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट, उनका काम तो चल रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन जो छोटे लेवल के लोग हैं, जो छोटे लेवल के रेस्टोरेंट, छोटे कारोबार करते हैं, उनका इस वक्त बहुत बुरा कंडीशन और बहुत बुरा हाल है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि अब समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या, कोई पता नहीं कि अभी 3 मई तक जो लॉकडाउन है इसको कितना आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा सन 2020 में जब हुआ था लॉकडाउन, तो पहले 7 दिन और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते वो लगभग 2 से 3 महीने तक खिंच गया था। वही कंडीशन लोग आज सिचुएशन देख रहे हैं। उसी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे रुद्रपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, उधम सिंह नगर जो माना जाए मेन कुमाऊं का इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो मजदूर लोग हो गए या जो डेली शिफ्ट में काम करने वाले लोग हैं, अब कंटिन्यू प्लान कर रहे हैं अपने घरों को। रीजन उसके पीछे यही है कि कहीं पिछली बार की तरह हम फिर से ना यहाँ पे फंस जाएं। जी संदीप, जो लोग बाहर रह रहे हैं, जैसे कि दिल्ली वगैरह में लोग जो रह रहे हैं और वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, अपने घर वापस जा रहे हैं, तो उनके लिए प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्था की है? उनके चेकअप वगैरह किए जा रहे हैं, RT-PCR चेक? उनके लिए जो है, मैं वही बताऊं कि जो लोग तो सीधे आ रहे हैं बॉर्डर की तरफ से, उनकी RT-PCR जांच होनी चाहिए और बॉर्डर पे हो भी रही है। लेकिन जो दूसरे रास्तों से आ जा रहे हैं उनका कुछ भी नहीं है। और खाली जो एक ना, आप देखिए, जब पहले पिछली बार ऐसा होता था कि कोई क्वारंटीन होना होता था, मान लीजिए कोई बॉर्डर पे है, तो उसकी पूरी डिटेल उस थाने पे, थाने से उस चौकी में पहुंचती थी,
देन वो चौकी वाले घर पहुंचते थे, उसे वेरीफाई करते थे और उतने दिन के लिए उसको मतलब क्वारंटीन का एक चप्पा रोड बाहर लगाया जाता था कि वो घर से बाहर ना निकले, या उसके घर पे लिखा होता था इस बात के लिए। लेकिन अभी ऐसा कोई भी व्यवस्था कहीं से लेकर कहीं तक नहीं है। जी चलिए, आनंद शुक्ला जी, आप ये बताइए कि कोरोना जो अगर लक्षण किस तरीके से हम पहचाने? देखिए, अब तो जो नया स्ट्रेन आया है, हाँ, उसमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा। हाँ, लेकिन जो प्रोमिनेंट लक्षण है वो मैं बता देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है सर, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कोरोना पॉजिटिव है और लक्षण कुछ भी नहीं है। फिर कुछ ऐसे पेशेंट देखे जिसका सब लक्षण है मौजूद लेकिन कोरोना पॉजिटिव नहीं है। तो इसलिए ये टेस्ट पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। इससे एडवांस टेस्ट के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे बायो सेंसर, बायो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपके पास ऑक्सीमीटर टिप से पता चल जाता है, तो बायोकेमिकल से डायरेक्ट उसकी मेजरमेंट हो जाती है। उसी तरीके से पल्स की धड़कन से पता चल जाता है, ग्लूकोज का पता चल जाता है। वैसे ही अभी हमारे वैज्ञानिक लोग जो है लगे हुए हैं कि बायोकेमिकल एंड पल्सेटिंग मैकेनिज्म पे, ऑप्टिक मैकेनिज्म पे हम सेंसर स्टार्ट कर दें तो उससे वो लोग पता कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें लॉगर हेड नहीं करना, लेकिन डायग्नोसिस बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि काज ऑफ डेथ हम लोगों को लिखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, डेथ में हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं। कोरोना ये पॉलिटिकल गिफ्टेड है, पॉलिटिकल लोग के कारण जो है प्रोटेक्टेड है फिजिशियन। आने वाले दिनों में अगर एग्जैक्ट टेस्टिंग नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पेमेंट जो है थर्ड पार्टी से हो रही है, माने इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो उसमें ये लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब इसको हैंडल करने के लिए हम लोग साइन सिम्टम बताते हैं, तो साइन सिम्टम में एविडेंस नहीं है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके लिए ये जरूरी है, ब्लड में कोई चेंजेस होता नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों को ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अब रही बात की सिम्टम हम बता भी दें, ड्राई कफ, हाई ग्रेड फीवर, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अब जो नए स्ट्रेन है वो डायरिया, डिसेंट्री और हाइपरटेंशन ये करके आता है, जिसमें स्मेल का जाना, टेस्ट का जाना, ये सब कॉमन सिम्टम है। तो ये कॉमन सिम्टम ऑर्डिनरी वायरसेस के साथ भी होता है। लेकिन एक जो प्रोमिनेंट सिम्टम है जो खतरनाक है वो रिस्पायरेटरी, उसका नाम ही सार्स दिया हुआ है, मतलब सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। तो वो चीज हम लोग बता सकते हैं देखते हुए कि ये पेशेंट जो है कोरोना का है या नहीं है। इसलिए ये टोटल अनुमान विधि है। ठीक है, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और संदीप आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।